आज एक हम बात करते हैं दोस्त। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, न चीज़ें, न रिश्ते, न जिंदगी, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। इस धरती पर एक परमानेंट होता है तो होता है आपकी शिक्षा। एक शिक्षा ही है जो आपके साथ हमेशा रहती है, इसलिए शिक्षा को आप ग्रहण करने में कहीं चूक न कर दे। इसलिए आप शिक्षा को लगातार ग्रहण करते रहें। और शिक्षा अगर आपके तजुर्बों में, आपकी बातों में अगर न झलके तो शिक्षा की वो जो डिग्री है ना, एक कागज के समान होती है। इसलिए नमस्कार, जय हिंद। मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज में, जो जनवरी माह का हम लोग चल रहा है प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित। तो पार्ट 4 पार्ट 3 तक आप देख चुके हैं, उम्मीद करते हैं पार्ट 3 आप देख चुके होंगे। तो आज है पार्ट 4 और पार्ट 4 के लिए 12 क्वेश्चन को छांटा गया है, 12 क्वेश्चन को चूज किया गया है और 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस करंट अफेयर्स की एक खासियत क्या है कि हम करंट के साथ साथ आपके स्टैटिक जीके भी कराने की कोशिश करते हैं। और हर एक स्टेट से आज से हम शुरू करते हैं कितने लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में, हर स्टेट में जो भी स्टेट आएगा, जो भी राज्य आएगा करंट में, उसकी हम तीनों सीट याद कर डालेंगे और वहाँ के जो भी स्टैटिक जीके से संबंधित है वो सब कुछ हम याद कर जाएंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल दोस्त है, किस भारतीय राज्य ने, पहला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि पहले चरण की जनगणना स्टार्ट हो चुकी है और वो है आपका प्यारा सा स्टेट बिहार। बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो चुकी है, पहला चरण भी हो रहा है। और आपको बता दें कि हमारे स्टेट में हर घरों को गिनती किया जा रहा है, सभी घरों को गिनती करने की कोशिश की जा रहा है। और आपको बता दें कि बिहार के जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो है नीतीश कुमार और वहाँ के जो राज्यपाल है वो है फागू चौहान। तो दोस्त हम बता दें कि ये फैसला कब लिया गया था। तो सबसे पहले तो हम आज बात करते हैं कि जनगणना क्या है। तो दोस्त हम बता दें कि प्रत्येक 10 साल पर हमारे केंद्र सरकार ने जनगणना आधारित कराती है और जनगणना प्रत्येक 10 साल पर होता है। और बता दें कि भारत में सबसे पहले अगर जनगणना की बात की जाए तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये जनगणना कराई गई थी। और वो ब्रिटिशर्स का टाइम था। उस टाइम वो जनगणना कराते थे। और नियमित जनगणना की दोस्त बात करें तो नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से स्टार्ट हो गया और वहां से प्रत्येक 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। और पिछले जो 2011 का जनगणना चल रहा है, अभी 21 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये लेट हो चुका, इसलिए अभी कराया जा रहा है। और भारत के पहला स्टेट है, राज्य है, जहां पर ये जनगणना की शुरुआत अभी हो चुकी है, जाति आधारित जनगणना। और दोस्त बता दें कि ये बिहार है, बिहार में कुछ भी संभव है। तो आपको बता दें कि बिहार से अगर कुछ क्वेश्चन अगर संबंधित रिलेटेड करें तो बिहार कैबिनेट ने 2 जून 2022 को ये फैसला लिया था कि हम बिहार में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। 2 जून 2022 को फैसला लिया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार कैबिनेट के द्वारा। और दोस्त हम बता दें कि यहाँ पर कुछ हम करंट की बात करें तो अभी हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है। और किसके, जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, बिहार के शाही लीची है, ये सबको जीआई टैग मिल चुका है। हमारे बिहार से संबंधित है ये मिथिला मखाना, शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, ये सबको जीआई टैग मिल चुका है। और दोस्त आपको बता दें कि एक और सवाल, गौतम बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा अगर कहीं है तो है हमारे गया जिला में, भारत में, बिहार में, गया जिला में भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो है गया में। और माता सीता की जो प्रतिमा बनाई जा रही है अभी सीतामढ़ी में, जो कि काम चालू है। और माता सीता की प्रतिमा सीतामढ़ी में बनाई जाए जो सबसे बड़ी है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में न्यूज में भी आया था कि विशाल स्वर्ण भंडार की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा सोना की भंडार कहाँ मिली हुई है, तो दोस्त लगभग आपको बता दें कि 44% के करीब जमुई जिला में ये स्वर्ण भंडार अभी मिल चुका है। और एक सवाल और आप ले लो दोस्त कि भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहां बनाया जा रहा है, तो पूर्णिया जिला में दोस्त अभी चालू है और बन के तैयार होगा। और आपको बता दें कि भारत का ये पहला एथेनॉल प्लांट है जो बिहार में बन रहा है। और बिहार से संबंधित ये सभी जानकारी आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि करंट के साथ साथ हम स्टैटिक की बात जरूर करते हैं। और बिहार से ही
15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था और बिहार से आपको पता है कि उड़ीसा और बंगाल भी अलग हो चुका है, तो अभी एक बिहार बच गया है। और दूसरा सवाल दोस्त बात करते हैं कि हाल ही में सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है दोस्त? तो यह है बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया मिर्जा, आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक नाम और चर्चा में था सानिया मिर्जा की जो भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनी थी, वो थी सानिया मिर्जा, जो भी ट्रेनिंग कर रही है। और ये है दूसरी सानिया मिर्जा जो भी बैडमिंटन से जो चैंपियन स्टार है, भारत की जो ये टेनिस में स्टार है सानिया मिर्जा, ये अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करने वाली है, अभी की नहीं है। और इसी साल ऑस्ट्रेलिया ओपन और दुबई टेनिस चैंपियन खेलने के बाद ये संन्यास की घोषणा कर देगी। तो आप इससे सवाल बनेगा बैडमिंटन से संबंधित है या टेनिस से संबंधित है, तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि ये सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, ये बैडमिंटन नहीं होगा दोस्त, ये टेनिस से स्टार है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से है और सानिया मिर्जा घोषणा करने वाली है हम संन्यास लेंगे, अब आज के बाद हम टेनिस नहीं खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया ओपन और दुबई टेनिस चैंपियन खेलने के बाद ये डिसीजन ले सकती है। और तीसरा सवाल दोस्त बात करते हैं कि छेरा, ये देखिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि छेरा महोत्सव उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, इसलिए हम ये सवाल डाल चुके हैं कि छेरा उत्सव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर मनाया जाता है दोस्त? तो आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ में दोस्त मनाया जाता है। छेरा उत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के सीएम की अगर बात करें तो ये भूपेश बघेल जी हैं, जो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है ना, रायपुर में दूधधारी मठ में भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से कुछ याचना की थी, इसी के उपलक्ष्य में छेरा उत्सव मनाने की घोषणा की है राज्य सरकार ने। वहां की भूपेश बघेल जी ने छेरा उत्सव पूछा जा सकता है, इसलिए आप छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। चौथा सवाल दोस्त कि हाल ही में लॉन्च की गई किताब अंबेडकर की जीवन पर आधारित एक किताब है ए लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ ये किताब का नाम है और किसने लिखा है? तो दोस्त आपको बता दें कि ये शशि थरूर जो कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता थे शशि थरूर, और इसने अंबेडकर ए लाइफ किताब लिखा है। और किताब का क्या नाम है? अंबेडकर ए लाइफ, जो अंबेडकर के जीवनी पे आधारित है ये किताब अंबेडकर ए लाइफ, जो आपको याद रखना चाहिए। और आपको बता दें कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, कौन थे? अंबेडकर जी। और संविधान के जो निर्माता माना जाता है, आर्टिकल 32 को इन्होंने ही भारत की आत्मा कहा है। तो इस सब चीज को आप दिमाग में रखिएगा और याद रखिएगा। पांचवा सवाल दोस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एक मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस और एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात करें तो ये 12 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके उपलक्ष्य में? तो दोस्त हम बता दें कि स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हमारे देश में प्रत्येक साल। और क्यों मनाया जाता है? तो इनके आदर्शों और विचारों को अपनाने के लिए, इनको याद करने के लिए, इनके विचार इतने महत्वपूर्ण हैं, ये इतने ज्ञानी हैं, इनके विचार और आदर्शों को अपनाने के लिए हमारे देश में प्रत्येक साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और एक महत्वपूर्ण इतिहास में ये अपना नाम दर्ज करा चुके हैं कि 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म संसद में एक धर्म सम्मेलन बुलाया गया था पूरे दुनिया से। और पूरे दुनिया के जो धर्म संसद जो थे ना, वो गए थे वहां पर भाषण देने के लिए। तो उसी में हमारे विवेकानंद जी भी गए थे भारत से। 1893 की ये बात है दोस्त। और शिकागो में ये धर्म सम्मेलन हुआ था, वहां पर इतने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया कि वो आज इतिहास बन चुका है। आज तक ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था, इसके लिए इनको याद किया जाता है। अगर हम स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें तो इनके जन्म की अगर बात करें दोस्त, तो 12 जनवरी 1893 को इनकी 1863 को इनके जन्म हुआ था दोस्त। 12 जनवरी 1863 को इनके जन्म हुआ था। और इनकी अगर मूल नाम की बात करें तो मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है, तो नरेंद्रनाथ दत्त इनका मूल नाम था। अगर वहीं अगर मृत्यु की बात करें दोस्त, तो 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाते हैं। और कहाँ होती है? बेलूर मठ हावड़ा में
इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्त एक और सवाल पूछा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना से संबंधित इनको याद किया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो आपने आपके स्वामी विवेकानंद जी किए थे रामकृष्ण मिशन का स्थापना। और 6 नंबर सवाल दोस्त बात करें कि हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ये सवाल हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो दोस्त आपको बता दें कि भारत की रैंकिंग 85 है, 85 नंबर पर ये अपना भारत अपना स्थान बनाया हुआ है। और दोस्त इसमें जानने वाली एक दिलचस्प बात क्या है कि जापान लगातार 5 साल से प्रथम स्थान पर बरकरार हुआ है और आज भी जापान प्रथम स्थान पर है लगातार 5 साल से। और इस रैंकिंग को हम कैसे इस रैंकिंग को बनाते हैं, तो दोस्त आपको बताते हैं कि इस रैंकिंग में फ्री वीजा एंट्री को आधार बनाया गया है। आपको मान लीजिए आप भारत के हैं, पाकिस्तान जाना है या दुबई जाना है, कतर जाना है, दोहा जाना है, कहीं भी जाना है, आपको अगर वीजा नहीं लग रहा है, केवल आपके पास पासपोर्ट है और दुबई पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड, ये हेनले पासपोर्ट रैंकिंग की आधार माना गया है कि किस किस देश को अपने देश आने के लिए फ्री वीजा एंट्री को परमिशन दिया है। तो दुनिया में 85 ऐसे देश हैं कि आपको बता दें कि ये 85 नंबर पर तो अपना रैंकिंग बना चुका है और फ्री वीजा एंट्री को आधार बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये प्रथम स्थान पर जापान लगातार 5 साल से है। और सेकंड नंबर की अगर बात करें दोस्त तो सिंगापुर और साउथ कोरिया ये सेकंड नंबर पे है। ये जारी कौन करता है, तो दोस्त हम बता दें कि ये लंदन में स्थित एक संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रति वर्ष इसको जारी किया जाता है, जो लंदन में है हेनले एंड पार्टनर्स, इस कंपनी का नाम है पार्टनर्स, ये लंदन में है और वहीं से ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, जो भारत के स्थान 85 है, इसको आप याद रखिएगा। दोस्त आइए 7 नंबर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है, तो दोस्त आपको बता दें कि दिल्ली है। और पिछले साल का ये रिपोर्ट है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर ये दिल्ली बन चुका है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो PM 2.5 लेवल का ये प्रदूषण था, जो सामान्य और सुरक्षित लेवल से दोगुने स्तर पर पहुंच गया था ये प्रदूषण, इसलिए सबसे प्रदूषित शहर अगर किसी को माना गया है तो है दिल्ली। और दिल्ली के बाद दोस्त फरीदाबाद, ये हरियाणा में पड़ता है, फरीदाबाद ये सेकंड नंबर पर प्रदूषित शहर है। वहीं अगर थर्ड की बात करें तो ये है गाजियाबाद और फोर्थ की बात करें तो आपका बिहार की राजधानी पटना। वहीं अगर फिफ्थ की बात करें दोस्त तो है मुजफ्फरपुर, जो बिहार के 2 शहर फोर्थ और फिफ्थ में आ रहे हैं, और पटना और मुजफ्फरपुर। और आपको बता दें कि ये भारत की सबसे प्रदूषित शहर अगर किसी को माना गया है तो है दिल्ली। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है वो है अरविंद केजरीवाल, जो आपको याद रखना है। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको तो पता है कि अगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अगर दिल्ली की लोकसभा की अगर बात करें कि लोकसभा में कितने सीट है, तो दोस्त हम बता दें कि लोकसभा में 7 सीट दिल्ली को पड़ता है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें दोस्त तो दिल्ली में राज्यसभा में 3 सीट है। वहीं अगर विधानसभा की बात करें, क्योंकि वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, तो विधानसभा भी होगी। और विधानसभा की अगर सीट की बात करें तो विधानसभा 70 है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा 7 सीट, राज्यसभा 3 सीट। और वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा 70 सीटों के साथ अपना सरकार चलाती है, वो है अरविंद केजरीवाल। और आइए 8 नंबर सवाल दोस्त, खबरों में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो दोस्त ये उड़ीसा है। और उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपको याद रखना। ये चर्चा में क्यों था, तो दोस्त आपको बता दें कि पिछले साल की अपेक्षा पक्षियों की जो संख्या है, पक्षियों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले साल रिपोर्ट के अनुसार तय किया गया था कि 1,38,107 पक्षी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में थी, जो अभी बढ़कर 1,39,959 पर पहुंच चुकी है। वहीं अगर प्रजातियों की बात करें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में प्रजातियों की कमी देखी गई है, जो कि पिछले साल 144 प्रजाति थी, जो अभी घटकर 140 हो गई है, जो कि ये बहुत सोचने वाली बात है कि प्रजाति घटना नहीं चाहिए। ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए ये चर्चा में था। और दोस्त उड़ीसा है, तो उड़ीसा को आपको बता दें कि उड़ीसा में अभी हाल ही में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का जो फाइनल चल रहा है
वो 2023 का वो अभी बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रहा है और उड़ीसा में राउरकेला और भुवनेश्वर में आयोजित करने की फैसला लिया गया है। वो 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच होगा। उड़ीसा का अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें दोस्त तो नवीन पटनायक, और वहाँ के अगर हम बात करें आपके गवर्नर का तो गवर्नर है गणेशी लाल जी, और वहाँ के अभी करंट की अगर बात करें तो जागा मिशन एक शुरू किया गया था। वहीं अगर एक और आपको बता दें नुआखाई फेस्टिवल जो कृषि के लिए, कृषि के खुशी के लिए वहाँ के कृषक किसान नुआखाई फेस्टिवल को मनाते हैं, वही है आपके उड़ीसा। और उड़ीसा की अगर दोस्त बात करें तो उड़ीसा में और एक चिल्का झील को आप याद रख सकते हैं कि ये चिल्का झील उड़ीसा में है, और आपको ये राष्ट्रीय भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आप उड़ीसा से संबंधित। वहीं अगर उड़ीसा की लोकसभा की बात करें दोस्त, लोकसभा में कितने सीट है तो लोकसभा में आपके 21 सीट लोकसभा के हैं, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 10 सीट उड़ीसा के हैं। और विधानसभा की दोस्त बात करें तो विधानसभा में 147 सीट विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, राज्यसभा में 10, लोकसभा में 21, ये सब याद रखिएगा। वहीं अगर 9 नंबर बात करें दोस्त कि फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया है तो MM किरवानी ने इस गाने को कंपोज किया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बिहार में जो खेसारी लाल और पवन सिंह की जो विवाद चलता है, जो आज के होली में कैसे कैसे जो अश्लील गाने गाए जा रहे हैं, किसी भी सिंगर के द्वारा कुछ भी गाना गाया जा रहा है, उनको इस सॉन्ग से सीखना चाहिए। ये नाटू नाटू सॉन्ग है और इस सॉन्ग को इतना ये बेहतरीन सॉन्ग है कि इसको गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिल चुका है इस सॉन्ग को। और आपको बता दें कि भोजपुरी में ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है जिसको ये अवार्ड मिला हो, चाहे कितनी भी विवादित सॉन्ग गा ले, चाहे कितनी भी कुछ भी कर ले, मिलने वाला पवन सिंह खेसारी कोई भी हो, मिलने वाला नहीं है। इस चीज से हमारे भोजपुरी कलाकारों को सीखना चाहिए कि ऐसा कौन सा हम गीत लिखें, क्या पता अश्लील में हर चीज नहीं मिल सकता है जो इसमें मिला हो। नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और कंपोज किया है आपका MM किरवानी साहब ने। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में इनके जो डायरेक्टर थे, आपको बता दें इनके जो डायरेक्टर थे ना, डायरेक्टर को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उनको भी मिला है, सिजमौली साहब को। और ये सोचना चाहिए SS राजमौली साहब को बेस्ट डायरेक्टर, और गाना को भी मिल गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित इस गाना को किया गया है। वहीं 10 नंबर दोस्त बात करें कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है तो ये टेक स्टार्टअप है IG ड्रोन्स के द्वारा 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है। और इस ड्रोन का क्या खासियत है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। ड्रोन को एक स्काई हॉक का नाम दिया गया, स्काई हॉक का नाम दिया गया इस ड्रोन को। और आपको बता दें कि इसकी उपयोग की अगर बात करें तो रक्षा और चिकित्सा के अलावा अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इस ड्रोन का एक खासियत है दोस्त कि एक बार में ये 10 kg का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और आपको बता दें कि ये 100 किलोमीटर की दूरी 12 से 15 मिनट में तय कर सकता है। ये इस ड्रोन का खासियत है जो IG ड्रोन्स के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। ये वर्टिकल लैंडिंग टेकअप कर सकता है और आपके हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं अगर 11 नंबर सवाल दोस्त बात करें कि संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023, देखिए वीर गार्जियन आयोजित किस किस देश के बीच हुआ है, वो है भारत और जापान। भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन अभ्यास शुरू हो चुका है 12 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक। और आपको बता दें कि जापान में हो रहा है हुआ हायाकुरी एयरबेस पर। और वहीं पर हमारा भारतीय वायुसेना, जापान का जो वायुसेना है, दोनों के बीच एक संयुक्त अभ्यास हो रहा है वीर गार्जियन। और आपको बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो में वहां की करंट बन रही है कि 2025 तक जो भी वहां पर घर बनाए जाएंगे वहां पर बिजली नहीं चलेगी, ओनली सोलर प्लेट से अपने घरों में बिजली उत्पादन करेंगे और वहीं से वो अंधकार से प्रकाश में मजे लेंगे। और आपको बता दें कि हेनले पासपोर्ट में प्रथम स्थान जापान को ही मिला है। और आपको बता दें कि और संयुक्त अभ्यास है वीर गार्जियन हो गया, धर्म गार्जियन हो गया, जाइमेक्स हो गया, सिनु मैत्री हो गया, ये सब जापान के साथ हमारा भारत। और आपको बता दें कि ये वहाँ के एक सुपर कंप्यूटर था फुगाकू, 2021 तक वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर था फुगाकू, जो कि अभी उसकी रैंकिंग थोड़ा घट गई है। और ये धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जाइमेक्स और सिनु मैत्री ये जापान के साथ हमारे देश का
संयुक्त वायु अभ्यास होते रहता है। लास्ट सवाल दोस्त, हाल ही में किस देश के कप्तान हुगो लोरिस, हाल ही में किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? वो है फ्रांस। और फ्रांस के ये जो कप्तान है हुगो लोरिस, ये संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। और ये कब की है तो दोस्त आपको बता दें कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में जो खेलने के बाद फ्रांस ने हारा ना, उसके बाद ये तीसरे सप्ताह के बाद ये फैसला ले लिए कि नहीं भैया हम तो अब संन्यास लेंगे, हम नहीं खेलेंगे, मेरे बस की बात नहीं है, हम नहीं खेलेंगे। और ये फैसला तीसरे सप्ताह में ले लिए। और फ्रांस की बात करें दोस्त तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के किनारे है। और वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो मैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति है। वहीं अगर भारत के साथ अगर संयुक्त अभ्यास की बात करें दोस्त तो शक्ति हो गया, वरुण हो गया, गरुण हो गया, ये सब भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज होते रहते हैं। तो ये है आज का सवाल और आज का डिस्कशन। तो ये हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो भी करंट से संबंधित है हम पार्ट 5 में देखेंगे जनवरी माह का। और ये 12 के 12 सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्त। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।